डियर स्टूडेंट्स, हम दूसरा पाठ मानव के तंत्र में सबसे अंतिम जो तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र को समझेंगे। देखिए, इससे पहले हमने मानव तंत्र के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को समझा। तो हमारे दूसरे पार्ट में कुल 7 प्रकार के मानव तंत्र हैं। उनमें अंतिम है अंतःस्रावी तंत्र। और हम ये जानते हैं कि इस पार्ट में से एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 3+2 के रूप में बटा हुआ, यानी कि 3 नंबर का उसका वर्णन करना आएगा किसी एक तंत्र का, और 2 नंबर का उसका नामांकित चित्र बनाना आएगा। यहाँ अंतःस्रावी जो तंत्र है, इस तंत्र में ज्यादा संभावना छोटे प्रश्न आने की होती है, यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहां सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे पूछा जाएगा। पहले प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो तो ये पूछ सकता है कि ग्रंथि जो है हमारे शरीर में, जो ग्रंथियां हैं, कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, जैसे थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मानव शरीर के किस अंग में होती है, तो गले में पाई जाती है, इसका आंसर। दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ ग्रंथि अपन पढ़ेंगे, उन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, उनके नाम हमको याद करने पड़ेंगे। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हार्मोन का कार्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रंथि का एग्जाम्पल दे देगा कि वर्षण जो ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसका कार्य लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो हार्मोन पढ़ेंगे ग्रंथि के, उनके कार्य भी याद करने पड़ेंगे। और एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोन की अधिकता से और कमी से होने वाले रोगों के नाम। ठीक है, कई बार सीधा नाम दे देगा रोग का, जैसे मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो हमें यहाँ इस टॉपिक को बिल्कुल बारीक से पढ़ना है, यानी कि यहाँ छोटा क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, और मैं आपको जहां क्वेश्चन बनने की संभावना है वो लाइन आपको इंपॉर्टेंट बता करके वहां अंडरलाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संपूर्ण क्रियाओं पर लंबी अवधि के लिए तंत्रिकाएं नहीं कर सकता, यानी कि उनको कंट्रोल नहीं कर सकता तंत्रिका तंत्र लंबे समय तक। इसलिए लंबे समय तक नियंत्रण करने के लिए अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी दीर्घ अवधि के लिए लंबे समय तक निरंतर और नियमन करने के लिए शरीर को अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब इसमें ग्रंथियां हैं, और ग्रंथियां क्या बनाती हैं, ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, तरल पदार्थ है, जो रक्त के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी जो तंत्र है, इसका मतलब ग्रंथियां, और ग्रंथियां क्या बनाएंगी, हार्मोन बनाएंगी। देखिएगा, ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अंतःस्रावी, दूसरी बहिःस्रावी, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है ना, तो यहां हम मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, और 3 मिश्रित ग्रंथियां भी पढ़ेंगे, वो आगे आ जाएंगी। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र में क्या है, ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है ना, ग्रंथियां है, ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं तथा अपने उत्पाद, यानी कि ग्रंथियां क्या बनाती हैं, अभी बताया था अपन ने, ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी कि ग्रंथि जो चीज बनाएगी वो क्या कहलाती है, उत्पाद। क्या बना रही है, हार्मोन। ठीक है, तो ग्रंथियां अपने हार्मोन को सीधे रक्त के अंदर स्रावित कर देती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। आप देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। तो हम क्या बताएंगे कि ये ऐसी ग्रंथियां हैं
जो अपने उत्पाद को सीधे रक्त में स्रावित कर देती हैं, यानी कि नलिकाओं की इनको आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रंथि है, ये मनुष्य का ये गला है, उस गले के अंदर ये इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड जो ग्रंथि है वो एच आकृति की होती है ना, एबीसीडी का जो एच है, ठीक है, ये गले के अंदर ही है। तो ये थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी और वो सीधे ही रक्त के अंदर छोड़ देगी, ठीक है। तो इनको किसी विशेष नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या कहते हैं इनको, नलिका विहीन। तो आंसर क्या लिखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोन यानी कि अपने उत्पाद को सीधे रक्त में स्रावित कर देती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। चलिए फिर आप आगे देखते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिस्रावी भी होती हैं। मैंने क्या बताया, ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, है ना, और तीसरी क्या पढ़ेंगे अपने, मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहा है कि कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी भी हैं और बहिस्रावी, उन दोनों जो दोनों काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित। क्या कहेंगे उनको, मिश्रित। मिश्रित यानी कि मिला हुआ, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं उनको। अब मिश्रित ग्रंथि के एग्जाम्पल क्या है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अग्नाशय अंतःस्रावी के रूप में, देखो अंतःस्रावी जो होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी, हार्मोन बनाएंगी, ठीक है। और बहिस्रावी क्या करती हैं, बहिस्रावी जो है वो पाचक एंजाइम, ठीक है ना, या एंजाइम का स्त्राव करती हैं, ठीक, या कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाती हैं। एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहां पर जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि जो अपने पाचन तंत्र में पड़ी थी, कहाँ, जैसे इस प्रकार से ये अपनी, ये आमाशय था, ठीक है ना, और आमाशय के बाद में यहाँ पर ये ग्रहणी थी नीचे, और यहाँ पर ये एक ये ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है ये अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी बात कर रहा है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी के रूप में तो क्या छोड़ेगी, हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित करती है, तो इंसुलिन और एक ग्लूकेगोन। और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करती है। पाचक एंजाइम जैसे लाइपेज, ट्रिप्सिन, है ना, अपने पाचन तंत्र वाले पॉइंट में पढ़ा था, ये स्रावित करती है। वर्षण तथा अंडाशय भी मिश्रित प्रकार की ही ग्रंथियां हैं, यानी कि एक तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित है और वर्षण जो ग्रंथियां हैं अंदर के अंदर वो मिश्रित हैं, और अंडाशय जो स्त्रियों में पाई जाती हैं वो भी मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखिए अपन सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हमको ये याद करना है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो ये हमें अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो ये जो डायग्राम है देखिए, इसमें अपन बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो कि मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, जहां अपने तंत्रिका तंत्र वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है ना, इससे पिछले वीडियो के अंदर हाइपोथैलेमस के बारे में, मस्तिष्क में होती है। दूसरा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के जस्ट नीचे, ठीक है, मस्तिष्क के नीचे यहाँ पाई जाती है। ये स्त्री का और ये पुरुष के दोनों के अंदर इसकी स्थिति सेम होती है। तीसरी है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, या पीनियल काय बोलते हैं इसको, पीनियल या पीनियल काय, ये भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपनी खोपड़ी के अंदर यानी कि अपने सिर के अंदर, ठीक है, ये 3 ग्रंथियां तो यहाँ अपने सर के अंदर यहाँ ऊपर होती हैं, ठीक है। फिर अगली जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि, यहाँ गले में देखो ये रही थायराइड ग्रंथि है ना, ये यहाँ थायराइड ग्रंथि, और थायराइड के पास में होती है पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि है वो तो है यकृत, ठीक है, लेकिन यकृत क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है। परंतु यहाँ ये जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी के पास में, इसके पास में होती है पैराथायराइड, थायराइड के पास में पैराथायराइड, तो नाम क्या पड़ गया, देखो थायराइड से पैराथायराइड, ठीक है। ये संख्या में पैराथायराइड 4 होती है, यानी कि इसके बाहर 1 2 3 और 4, यहाँ भी ये 4 होती है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या ग्रंथियों में पैराथायराइड की होती है, ये संख्या में 4 होती हैं, या 2 जोड़ी पाई जाती हैं, 2 जोड़ी बोल दीजिए या 4, एक ही बात है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यहाँ अपने यहाँ देखो ये रहा, ठीक है ना, ये भाग जहां अपना हृदय है, अपना जो हृदय ना, 2 आलिंद है ना, 2 नीले, ये हृदय रहा अपना, तो ये हृदय के यहाँ जस्ट पास में ऊपर यहाँ पाई जाती है। ये जो हड्डी है यहाँ पर, इस हड्डी का नाम है उरोस्थी, ठीक है ना,
उरोस्थि के इस भाग में यहाँ पाई जाती है। फिर है अधिवृक ग्रंथि। देखिए अधिवृक किसे कहते हैं, वृक के ऊपर, ये अपना वृक है ना किडनी, जिसको अपन किडनी कहते हैं, वृक कहते हैं, इसके ऊपर ये जो ग्रंथि है ये अधिवृक है। अधिकांशतः ऊपर, किसके ऊपर, वृक के ऊपर। ठीक है, ये दोनों वृक के ऊपर होती है, एक इधर और एक इधर। फिर है अगला अग्नाशय ग्रंथि। देखो अग्नाशय ग्रंथि जो अपने आहार नाल के अंदर पाचन तंत्र में पढ़ा था अपने, ये अग्नाशय ग्रंथि है ना, ये यहाँ पर ये अपना अमाशय होता है, ये मैंने अमाशय बनाया, ठीक है, अमाशय बाद में यहाँ ये अग्नाशय ग्रंथि ये पाई जाती है। अब स्त्री में होती है अंडाशय। हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा था, तो मादा जनन तंत्र के अंदर यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, ये रहे अंडाशय, ठीक है ना, ये अंडाशय। तो ये अंडाशय ग्रंथियां एक जोड़ी पाई जाती हैं मादा के अंदर, तो ये अंडाशय ग्रंथि जो कि मिश्रित का उदाहरण है। कैसी ग्रंथि है अंडाशय ग्रंथि, मिश्रित, अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी, दोनों काम करती है। फिर पुरुष के अंदर होते हैं वर्षण। वर्षण जो एक जोड़ी यहाँ पर गोल जो संरचनाएं हैं, गोलियां जो पाई जाती हैं, ये वर्षण है, ठीक है ना। तो ये भी कितने होते हैं, एक जोड़ी पाई जाती हैं, नर के अंदर पाई जाते हैं, पुरुषों में पाई जाती हैं। ये भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है वर्षण ग्रंथियां। अब देखिए इसको अपन बिल्कुल आगे थोड़ा सा और देखें, तो अपन जितने भी तंत्र अपने पढ़े हैं दूसरे पार्ट में, वहां से मैं शुरू करूं, ताकि एक प्रकार से आपका आप अपनी बुक के अंदर, पुस्तक के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये ग्रंथियां वास्तव में शरीर के अंदर कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अपने जो तंत्र पढ़े थे उन तंत्रों के अंदर ये कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, कैसे कैसे स्थिति में पाई जाती हैं, इनकी लोकेशन कैसी है, यानी कि पोजीशन कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले जो दूसरा पार्ट का पहला पेज है अपना, उसमें आपको ये मिल जाएगी, ये अग्नाशय ग्रंथि ये रही, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये ठीक जो अपने पढ़ा था अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि ये रही। ये ऊपर वाला भाग ये तो क्या है, ये तो आमाशय है, ठीक है ना, ये जो थैलेनोमा भाग है ये आमाशय है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, ठीक है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित। देखो आपको तुरंत याद कर लेना है, यहाँ जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वहां से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। दूसरा फिर अपने देखिए ये रहा, फिर दोबारा कितना बड़ा चित्र इसमें दिया है, ये ऊपर वाला तो क्या है, आमाशय, ठीक है ना, और ये जो आपको ये दिख रहा है इसमें देखो, ये यहाँ ऐसे ये बना हुआ, ये है अग्नाशय ग्रंथि, ये रही अग्नाशय ग्रंथि ये वाली, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। और ये यकृत जो कि बहिःस्रावी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए फिर अपन देखते हैं, देखो अग्नाशय ग्रंथि अपन ने बताया कि हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी। तो अग्नाशय ग्रंथि की कौन कौन से एंजाइम करती है, एमिलेज, ट्रिप्सिन, है ना, लाइपेज। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज वसा को पचाता है, ठीक है, वसा का पाचन करता है। तो ये ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे क्या है, ये एंजाइम है, एंजाइम जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी। कौन से हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो इस प्रकार से पाचन तंत्र में अपन ने देखा कि पाचन तंत्र के अंदर हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दो ग्रंथियां अपन ने पढ़ी कि एक तो बहिःस्रावी थी, वो कौन सी थी, यकृत, जो कि अपने यहाँ इसमें नहीं है सिलेबस में, यहाँ कौन सी में, ये जो अपन पढ़ रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट में नहीं है, पाचन तंत्र वाले पॉइंट में तो है। दूसरा जो अपन देखेंगे वो है अपनी ग्रंथि अधिवृक, वृक के ऊपर पाई जाने वाली। देखो ये रहा वृक यानी किडनियां, यहाँ ये जो ऊपर ये पाई जाती है ऐसे, ये अधिवृक ग्रंथि है ना, ये देखो ये ऊपर ऐसे होती है ना, ये ग्रंथि, ये ऊपर का भाग ऐसे बना दो अलग से, ठीक, ये अधिवृक ग्रंथि होती है, वृक के ऊपर पाई जाती है। तो ये अधिवृक ग्रंथियां दोनों वृक के ऊपर पाई जाती हैं, इनको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। जो अधिवृक ग्रंथि इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए नर के अंदर पाए जाने वाली जो वर्षण की अपन ने बात की थी, ये जो गोलियां पाई जाती हैं ये वर्षण है, ठीक है। तो ये क्या है, नर के अंदर पाए जाने वाला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करेंगी, ये वर्षण ग्रंथियां, ठीक, ये भी मिश्रित ग्रंथि के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से मादा में ये एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाशय ग्रंथि ये रही है ना, ये अंडाशय ग्रंथि एक जोड़ी दाईं और बाईं तरफ पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर अंडाशय ग्रंथि के उदाहरण है, जो कि मिश्रित ग्रंथि है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी। फिर अपन देखेंगे मस्तिष्क के पास में या मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। देखो अपने क्या है, तो हाइपोथैलेमस पढ़ना है अपन को, ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका भाग है,
अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क में तीन चीजें थी, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये अग्र मस्तिष्क बनाते हैं, है ना, आगे का भाग अग्र मस्तिष्क। ये तो ये हाइपोथैलेमस अपन पढ़ेंगे। दूसरा इसके अंदर देखिए पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के जस्ट नीचे, ये रही यहाँ मटर के दाने जैसी, है ना, ये ग्रंथि दिख रहा है आपको, ये पीयूष ग्रंथि है यहाँ पर, ठीक है, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है ये। और एक पीनियल ग्रंथि जो है वो भी यहीं पाई जाती है, यहाँ इसमें लिखा हुआ नहीं है, पीनियल काय जो ग्रंथि है मस्तिष्क में ही पाई जाती है। और पीनियल काय ग्रंथि को मानव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, वो अपन जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। देखो यार पीनियल ग्रंथि है ना, पीनियल काय यहाँ मस्तिष्क में पाई जाती है। तो यहाँ हमने इनको थोड़ा सा बड़े रूप में देखा कि वास्तव में अपने शरीर के अंदर कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। ठीक, तो चलिए अपन आगे फिर शुरुआत करते हैं। अंतः स्त्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्त्रावित करने के अलावा उनको संग्रहित व निर्मुक्त करने का भी काम करती हैं, यानी कि ये ग्रंथियां हार्मोन तो बनाती ही बनाती हैं। हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, पानी जैसे पदार्थ, ठीक है। ये बनते तो बहुत ही कम मात्रा में हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक, मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्त्रावी ग्रंथियां देखिए कौन कौन सी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। एक तो हाइपोथैलेमस है जो कि ऊपर डायग्राम में दिया गया है, पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, ये तीनों तो खोपड़ी में ऊपर हो गई अपने, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर है, पैराथायराइड ये भी गले में इसके पास ही होती है। थायराइड और पैराथायराइड दोनों साथ साथ याद कर लो। ठीक, अधिवृक, ये अधिवृक को आप एड्रिनल के नाम से भी याद करना, ठीक है ना, क्या नाम है, एड्रिनल ग्रंथि। कई बार ये एड्रिनल ऐसे हिंदी में लिखा हुआ पूछ लिया जाता है कि एड्रिनल, ठीक, ये रहा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, तो इसको आप ऐसे हिंदी में याद कीजिएगा, एड्रिनल ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो कि पाचन तंत्र के अंदर काम आ रही थी, है ना। थाइमस ग्रंथि और वर्षण पुरुष में, अंडाशय स्त्रियों में। तो इस प्रकार से ये ग्रंथियां हैं। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहां पढ़ रहा हूं, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे यकृत, वृक, ठीक है ना, वृक यानी किडनी, यकृत यानी कि लीवर, लीवर और किडनी और हृदय, ठीक है ना, भी हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। ये भी कुछ मात्रा में हार्मोन स्त्रावित करते हैं। तो यहाँ है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे और कौन सी अंग है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हालांकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यकृत और वृक्क जो है और हृदय जो है ये भी क्या करते हैं, हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। अंतःस्त्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसे हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न भागों से सूचनाएं एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्त्रावों व तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाता है। देखिए इस चीज को अपन समझेंगे। मैं यहाँ एक जैसे मस्तिष्क का चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसके जस्ट नीचे यहाँ ये ग्रंथि जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि, ये है पीयूष ग्रंथि। ये ऊपर वाली कौन सी है, ये तो हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, और नीचे वाली कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। क्लियर। अब देखो इसको समझना ध्यान से, पूरा जो चैप्टर है ये यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसको सुपर कमांडर कहा जाता है, सुपर कमांडर या सुपर बैंड मास्टर कहा जाता है। क्यों, देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि का मतलब क्या है, ऐसी ग्रंथि जो अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करे। जैसे पीयूष ग्रंथि जो है ये गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर नियंत्रण करेगी, है ना, या पैराथायराइड जो ग्रंथि है उनके ऊपर नियंत्रण करेगी। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है वो अन्य ग्रंथियों पर, थाइमस ग्रंथि है ना, अग्नाशय ग्रंथि है, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए थायराइड ग्रंथि जो है वो हार्मोन कम बना रही है या ज्यादा बना रही है, तो ये पीयूष ग्रंथि यहाँ से कुछ हार्मोन छोड़ेगी जो थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए प्रेरित करेंगी। यदि ज्यादा हार्मोन बना रही है तो रोकने के लिए, और हार्मोन यदि कम बना रही है तो अधिक बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि इन और ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके ऊपर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको सुपर बैंड मास्टर या सुपर कमांडर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। यहां दो क्वेश्चन बन गए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और क्यों। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। और किस ग्रंथि यानी कि कौन सी ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये वैसे तो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है, क्यों,
क्योंकि पीयूष ग्रंथि फिर अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण कर रही है, इसलिए एक प्रकार से हाइपोथैलेमस ने क्या कर लिया, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं आगे। पीयूष ग्रंथि द्वारा इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्तरों की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। यानी पीयूष ग्रंथि क्या करती है, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। ये ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार, यानी कि जो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि जैसा निर्देश देती है, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न हार्मोन का स्त्रावन करती है। और ये स्त्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेकों कार्य, जैसे वृद्धि है, उपापचय क्रियाएं हैं ना, ये सब काम करती है। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट आ रही है कि हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये जो अपनी वृक्क है, किडनी है, ये किडनी का डायग्राम मैंने बनाया और उसके ऊपर ये अधिवृक्क ग्रंथि है, ये है ना, ये ग्रंथि हार्मोन बनाती है। अब ये हार्मोन जो बना रही है, ये मान लीजिए अपने हाथ पैर की ये कोशिकाएं हैं यहाँ पर, है ना, अंगों की कोशिकाएं हैं, यहाँ ऊतक हैं, तो ये हार्मोन बना तो यहाँ है और ये रक्त के अंदर घुल करके कहाँ चला जाएगा, इन कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। और ये जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर विशिष्ट प्रोटीन होती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन, वो इन हार्मोन को ग्रहण करती है। ये हार्मोन उस प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हार्मोन अपना काम करेंगे। तो क्या लाइन लिखी है, हार्मोन लक्ष्य ऊतक है। लक्ष्य ऊतक कौन सा, जहां इसको पहुंचना है, ये लक्ष्य ऊतक हो गया इसका। ठीक है ना, एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि में यहां बनता है, अधिवृक्क ग्रंथि में, लेकिन इसके लक्ष्य कोशिकाएं मान लीजिए ये हैं, लक्ष्य ऊतक ये हैं यहाँ पर, है ना। इनके ऊपर क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार की एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन से हार्मोन जुड़ेगा और उसके बाद में अपना प्रभाव डालता है, हार्मोन अपना काम करता है। चलिए फिर अपन देखते हैं मनुष्य मनुष्य के अंदर जो प्रमुख जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में समझते हैं। यहां हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि की। हाइपोथैलेमस डाइएनसेफेलोन, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो आगे का भाग है, मस्तिष्क का जो चित्र है ना, यहाँ पर यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। तो अग्र मस्तिष्क को अपन डाइएनसेफेलोन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में इसको डाइएनसेफेलोन के नाम से जाना जाता है। का आधार भाग है, यानी कि आधार का मतलब बेस है, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ होता है। मुख्य रूप से यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण में स्त्राव का नियंत्रण करता है। यानी कि यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस पे नियंत्रण करती है, यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो नीचे इसके ये पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने वाली कई स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन से, एक तो मोचक हार्मोन, दूसरे निरोधी हार्मोन। देखिए समझते हैं इसको अपन कि जैसे मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है और इसके जस्ट नीचे क्या है, ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है, ये पीयूष ग्रंथि है। होता क्या है कि जब पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन जब ज्यादा बना रही होती है तो उस समय हाइपोथैलेमस ग्रंथि उस हार्मोन को रोकने के लिए यहां से हार्मोन स्रावित करेगी। तो उस हार्मोन को क्या कहेंगे, निरोधी हार्मोन, निरोधी यानी कि रोकने वाला हार्मोन। और जब मान लीजिए पीयूष ग्रंथि हार्मोन कम बना रही है, हार्मोन कम बन रहा है पीयूष ग्रंथि द्वारा, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि मोचक हार्मोन स्रावित करेगी। मोचक यानी कि इस ग्रंथि को प्रेरित करेगी कि हार्मोन बनाए जाएं। ठीक है, हार्मोन की संख्या शरीर में कम हो चुकी है, हार्मोन की मात्रा शरीर में कम हो चुकी है, इसको और बढ़ाया जाए। तो वो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हार्मोन स्रावित करेगी वो कहलाएगा मोचक हार्मोन। ठीक है, तो मोचक हार्मोन क्या है, जो पीयूष ग्रंथि को स्त्राव करने के लिए प्रेरित करें, ज्यादा बनाने के लिए प्रेरित करें, वो मोचक हार्मोन कहलाते हैं। दूसरा जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि स्रावित करती है वो है निरोधी हार्मोन, यानी कि रोकने वाला हार्मोन। मान लीजिए पीयूष ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बना रही है तो हाइपोथैलेमस ऐसा हार्मोन छोड़ेगी जिससे पीयूष ग्रंथि हार्मोन बनाना बंद कर दे। ठीक है, तो उस हार्मोन को निरोधी हार्मोन कहेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि स्रावित करती है हार्मोन, वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावन करने को रोक देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन पढ़े, मोचक हार्मोन यानी कि प्रेरित करने वाले हार्मोन, निरोधी हार्मोन यानी कि रोकने वाले हार्मोन। दूसरी जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है। अभी अपने डायग्राम में पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि की दो भागों में विभाजित होती है, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए पीयूष ग्रंथि की संरचना मटर के दाने जैसी इस प्रकार से होती है और ये इसमें दो भाग होते हैं, एक तो एडेनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस को हिंदी में अग्रपाली कहा जाता है
और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हिंदी में पसपाली कहा जाता है। एडेनो हाइपोफाइसिस को अगर प्यूस तथा न्यूरो हाइपोफाइसिस को पस प्यूस, ठीक है ना, ये अगर और ये पस। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है, ठीक है, अपने पढ़ा था मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये कई हार्मोन का निर्माण व स्त्रावण करती है, ये दूसरे ग्रंथियों पर नियंत्रित भी करती है, ठीक है ना, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये कई प्रकार के हार्मोन छोड़ती है। कौन कौन से हार्मोन है? एक तो वर्दी हार्मोन, वर्दी हार्मोन कहते हैं GH, जी मतलब ग्रोथ और H मतलब हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर की वर्दी को नियंत्रित करता है। अगर पीयूष ग्रंथि हार्मोन ज्यादा बना देगी, कौन सा? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन नाम है इसका। वर्दी हार्मोन का नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन। अगर शरीर के अंदर सोमेटोट्रोपिन ज्यादा बनेगा तो व्यक्ति का आकार दैत्याकार हो जाएगा, जिसको भीमकाय, दैत्याकार, है ना, भी कहते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा, विशाल, डरावना हो जाएगा। और यदि पीयूष ग्रंथि ये यदि हार्मोन कम बनाए, यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कम बने, तो व्यक्ति बौना रह जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रोलेक्टिन हार्मोन। तीसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है गले में, उसको कौन प्रेरित करती है? ये पीयूष ग्रंथि का ये थायराइड प्रेरक हार्मोन प्रेरित करता है। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। वेसोप्रोसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, ये हमारे जो रक्ताणु है, नेफ्रॉन है, उनको जो जल है, जल का पुनरावशोषण है, उसको प्रेरित करता है। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनने वाले हार्मोन है, उत्पादित हार्मोन है। तो हमें ये याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, उनके नाम है ये। फिर अगली जो ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। यह ग्रंथि अगर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तथा मेलेटोनिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से शरीर की दैनिक लय के नियमन, दैनिक लय यानी कि हमारे शरीर में जो दैनिक लय की क्रियाएं, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क में अपन कोई बात सोच लेते हैं कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो उस समय ये ग्रंथि जो है ये अलार्म की तरह काम करती है। हम अपने आप ही, ठीक है, जो हमने घड़ी में अलार्म लगाया है, लगभग उसी समय अपन अपने आप उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये पीनियल ग्रंथि हमें सचेत करती है, तो इसलिए इसको मानव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, तीसरे नेत्र की तरह काम करता है। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो ये एक हमारे त्वचा के अंदर जो रंग है, त्वचा का जो कलर है, उसको भी नियंत्रित करता है। अगली जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। और कैसी आकृति होती है इसकी? एच आकृति की, जो अल्फाबेट का अपना जो एच है, ABCD का एच, ठीक है ना, इस एच आकृति की ऐसी होती है। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर, गले में श्वास नली के दोनों ओर, ये श्वास नली जैसे यहाँ से श्वास नली गुजर रही है, ठीक है ना, तो दोनों तरफ इधर और इधर और स्थित होती है। तथा मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन, नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाएगी? थायरोक्सिन। देखिए जो ग्रंथियां हैं उन्हीं के नाम से उनका हार्मोन का नाम मिलता जुलता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व स्त्रावण करके थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचय क्रियाएं का नियंत्रण करती है। उपापचय क्रिया का मतलब यह है शरीर में कुछ पदार्थ बनते हैं और टूटते हैं, तो उन्हें हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। लाल रक्त कणिका यानी कि RBC। और हमने पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र वाले टॉपिक में, हमारे जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, ठीक है, उनके बीच में जो खोखला भाग है, ये खोखला जो भाग है, इसमें अस्थि मज्जा होता है। इसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। तो ये अस्थि मज्जा जो है ये RBC, WBC इनका निर्माण करती है, रक्त का निर्माण करता है अस्थि मज्जा के द्वारा, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, ये इन RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। अभी अपन पढ़ा था उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कारण के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए अपने पहले पार्ट में पढ़ा था खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। तो आयोडीन एक खनिज लवण है, आयोडीन, ठीक है ना, आई। तो ये जो खनिज लवण है ये क्या करता है? जिसे हम बाहर से ग्रहण करते हैं फलों के द्वारा या आयोडीन युक्त नमक के द्वारा, तो ये आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी कि आयोडीन होगा तभी थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिसके कारण घेंगा रोग या गोइटर रोग, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, गला सूज जाता है, ठीक है ना, ये रोग उत्पन्न होता है किसके कारण?
आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बन जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो घेंगा या गोइटर रोग होता है। अगली जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड। देखो थायराइड के पास में है तो नाम पड़ गया पैराथायराइड। गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाए जाने वाली यह है ग्रंथि पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन छोड़ेगी? पैराथार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन, ये संख्या में 4 होती हैं, ठीक है। गले में 2 अपने गले में दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ पाई जाती हैं। पैराथार्मोन का मुख्य कार्य रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर का नियंत्रण करना है, यानी कि हमारे रक्त के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस है, फॉस्फेट है, उसका अनुपात बनाए रखता है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? पैराथार्मोन की कमी से। अगर टिटेनी रोग क्या होता है? टिटेनी रोग के कारण हमारे मांसपेशियों के अंदर ऐंठन बन जाती है, ऐंठन यानी खिंचाव आ जाता है अचानक, तो उसे अपन टिटेनी रोग कहते हैं। यह किसके कारण आता है? कैल्शियम के कारण आता है मोस्टली, ठीक है, मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी के कारण। तो यहाँ पर ये टिटेनी रोग होता है जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन होती है, और ये किसके कारण होता है? पैराथार्मोन की कमी के कारण होता है। अगला जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय 2 अंतःस्रावी हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकेगोन, 2 हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन इस प्रकार ग्रंथि में पाया जाने वाला लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं, और ग्लूकेगोन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। देखिए समझते हैं इसको, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये अग्नाशय ग्रंथि का मैंने चित्र बना दिया इसे, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या है? अपनी ग्रहणी, जो छोटी आंत का भाग है। ऊपर क्या था अपने? ये आमाशय, ठीक है ना, आमाशय से बनाया मैंने, आमाशय मान लीजिए। तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें इस प्रकार से द्वीप पाए जाते हैं। जैसे द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप या टापू किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, समुद्र के अंदर जो द्वीप हो अपने, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उसे द्वीप कहते हैं। तो उसी प्रकार से लैंगरहैंस नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इन कोशिकाओं को देखा तो ये कोशिकाएं ऐसे लगती हैं जैसे कोई द्वीप है, ठीक है, यानी कि ये कोशिकाएं अलग ही प्रकार की दिखती हैं और बाहर उनके अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखेंगी, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई समुद्र के अंदर कोई टापू है, द्वीप है। इसलिए लैंगरहैंस ने इन कोशिकाओं को नाम दिया लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। अब जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अल्फा, दूसरी बीटा, और तीसरी होती है डेल्टा, ठीक है। तो अपने यहाँ 10वीं क्लास में अल्फा और बीटा 2 की बात की जा रही है। तो जो लैंगरहैंस की द्वीप की जो बीटा कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं, ये तो करती हैं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण, बीटा कोशिकाएं। और अल्फा जो कोशिकाएं हैं ये करती हैं ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण। कौन सा? ग्लूकेगोन हार्मोन। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन होता है बीटा कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। और ग्लूकेगोन हार्मोन जो है वो करती हैं अल्फा कोशिकाएं स्रावित। क्लियर? इंसुलिन का प्रमुख कार्य शर्करा यानी कि ग्लूकोज, शर्करा ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। देखिए इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन है ग्लूकेगोन, ये उल्टा काम करेगा, किसके? इंसुलिन के। भाई इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो ग्लूकेगोन क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलेगा। तो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। कौन? इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों हार्मोन। क्या लिखा है? ग्लूकेगोन इसके उल्टा यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अपघटित करता है, ठीक है। तो दोनों के काम पूछ सकता है अपने से एग्जाम के अंदर कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन के काम लिखो। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, जबकि ग्लूकेगोन का काम क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अतः दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा, लेकिन दोनों क्या काम करते हैं? रक्त में शर्करा यानी कि शुगर, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, के स्तर को नियंत्रित करते हैं। एक बढ़ाता है और एक कम करता है। किसी कारणवश यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए, तो इंसुलिन का काम क्या था? इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो हमारे रक्त में क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा, यानी कि शुगर बढ़ जाएगी,
ठीक है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में और मूत्र में शर्करा का स्तर, शर्करा यानी कि ये शर्करा ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और जिससे मधुमेह रोग, डायबिटीज या शुगर रोग होता है। अगली जो ग्रंथि है वो है अधिवृक ग्रंथि। अधिवृक ग्रंथि कौन सी है? अपनी जो वृक है, किडनियां हैं, है ना, इनके ऊपर पाई जाती हैं। जो दाएं किडनी, जो बाएं किडनी, दोनों किडनियां हैं, इनके ऊपर ये अधिवृक ग्रंथि ये है। इसका आपको ये अंग्रेजी वाला नाम याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि। कई बार ये एड्रिनल के नाम से भी आ जाता है। वृक्कों के ऊपर पाए जाने वाली एक जोड़ी, यानी कि एक ये और ये, तो एक जोड़ी होगी, दो ग्रंथियां अधिवृक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन बनाती हैं। एक तो एड्रिनलिन, देखो नाम ही क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनलिन। इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्यों पढ़ा? अपन ने पढ़ा था मानव उत्पादन तंत्र वाले टॉपिक में कि इनके अंदर कई लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो कि इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं इस प्रकार से, अपने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी, ये नेफ्रॉन यहाँ पाए जाते हैं इसे। तो ये नेफ्रॉन के कारण नाम क्या पड़ गया? एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एक तो हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन बोल दीजिए या फिर एपिनेफ्रिन, एक ही बात है। दूसरा हार्मोन है नोर एड्रेनलिन। देखो नाम के पहले क्या जुड़ गया? एड्रेनलिन के पहले नोर जुड़ गया, ठीक है, एड्रेनलिन। और दूसरा हार्मोन है नोर एड्रेनलिन, या इसका नाम था एपिनेफ्रिन, तो नाम क्या पड़ गया? नोर एपिनेफ्रिन। यानी कि दोनों के पहले आपको नोर जोड़ देना है, ठीक है। ये हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति को सुरक्षित करने का काम करते हैं। आपातकालीन का मतलब जब अपन डर जाते हैं या अपन को भय लगता है ना, उस समय हमें उस डर से सामना करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये हार्मोन अधिक तेजी से स्रावित होते हैं और अनेक कार्य, जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब अपन डरते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ती है, हृदय संकुचन बढ़ जाता है, श्वसन दर, अपनी सांसें तेज हो जाती हैं, पुतलियों का फैलाव, पुतलियां जो आंखों की पुतलियां वो फैल जाती हैं। उन सब का नियंत्रण कौन करता है? ये हार्मोन नियंत्रित करता है। इन हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इन हार्मोन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी या आपातकालीन या संकटकालीन हार्मोन, ठीक है ना, संकट मोचक हार्मोन भी कहा जाता है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ है? अपने जो अपना जो हृदय है उसके ऊपर, ठीक है ना, जो हड्डी है उरोस्थी अस्थि है, ठीक है ना, अपने गले से थोड़ी सी नीचे, और ये हृदय, जैसे ये हृदय है ना, हृदय के चार भाग है, दो आलिंद और दो नीले नीचे वाले, तो यहाँ ये पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में, ये हृदय के अंदर ये महाधमनी जो आ रही है ना, ये महाशिरा, और ये इधर ये महाधमनी, ठीक है, तो ये महाधमनी के यहाँ पाई जाती है। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन बनाएगी। एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड यानी कि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है, हार्मोन के अंदर प्रोटीन है, का स्त्राव करती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, और जब जब आयु बढ़ती है, यानी कि यौवनारंभ के पश्चात ये सिकुड़ जाती है और वृद्धावस्था के अंदर बिल्कुल छोटी हो जाती है। यानी कि ये ग्रंथि, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो छोटे बच्चों के अंदर तो बड़ी होती है और वृद्ध व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल छोटी हो जाती है? तो ये थाइमस ग्रंथि है। अब देखिए थाइमस ग्रंथि का काम क्या है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो रक्त है, उस रक्त के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं। एक तो आरबीसी, ठीक है ना, दूसरी कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। तो ये बनती कहाँ है? अपनी जो हड्डियां हैं, ये अस्थि है, अस्थि में अस्थि मज्जा, इसमें बनती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमने रक्त परिसंचरण तंत्र वाले टॉपिक में पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो है ये दो प्रकार की होती है, तो कणिका में और दूसरी अकणिका में, ठीक है ना, अकणिका में। तो ये जो कणिका में ये तीन प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, और इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये तो तीन प्रकार की होती हैं। और अकणिका में जो है, ये यहां पर अपन ने पढ़ा था कि दो प्रकार की होती हैं, तो लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है, ये तीन प्रकार की होती हैं फिर, ठीक है। लिम्फोसाइट तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ठीक है ना। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। अब ये देखिएगा, इसको समझते हैं अपन। ये जो थाइमस ग्रंथि है, इसमें डब्ल्यूबीसी जो बन रही हैं, ये अस्थि मज्जाएं बन रही हैं। तो अस्थि मज्जा के अंदर जो डब्ल्यूबीसी बनती है, अगर जो डब्ल्यूबीसी यानी कि थाइमस ग्रंथि के पास जाएंगी, कौन सी? थाइमस ग्रंथि के पास जाती हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, तो उस ग्रंथि को अपन थाइमस यानी कि टी लिम्फोसाइट कहेंगे। दोबारा समझिएगा, डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है लिम्फोसाइट, यहां पर ने पढ़ा लिम्फोसाइट।
तो लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, बी, टी और NK-C। तो ये इनके अंदर अंतर क्या आया है, यानी कि बी लिम्फोसाइट कौन सी है, बी लिम्फोसाइट यानी कि जो बोन मेरो से बनी है, अस्थि मज्जा से बनी है सीधी, वो तो बी लिम्फोसाइट कहलाएंगी। और जो बोन मेरो में बनी है, अस्थि मज्जा में बनी है, परंतु वो प्रशिक्षण लेने के लिए कहां चली गई, थाइमस ग्रंथि के पास चली गई, तो टी से नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट, यानी कि थाइमस ग्रंथि के पास जाती है, इसका नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट। WBC का ये प्रकार है। तो ये टी लिम्फोसाइट का मतलब है ये WBC का प्रकार, लेकिन इसने क्या कर लिया, थाइमस ग्रंथि के पास में प्रशिक्षण ले लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद में ये क्या करती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। WBC क्या करती हैं, हमारे रोगों से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर है उसका काम करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC के कारण ही होती है। ठीक है, इसीलिए जो वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, ये थाइमस ग्रंथि सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। बूढ़ा व्यक्ति बार बार बीमार इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो प्रशिक्षण स्थल है थाइमस ग्रंथि, उसका आकार छोटा हो गया, और इसका आकार छोटा होने से जो WBC का टी प्रकार के लिम्फोसाइट है उनको प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो वो रोगों से लड़ नहीं पाती हैं। अगली जो ग्रंथि है वो पुरुष में पाई जाती है, वर्षण ग्रंथि। यह ग्रंथि केवल नर में होती है। ठीक है, नर जो भी, जैसे अपन अन्य जंतुओं की बात करें, ठीक है ना, गाय भैंस भेड़ बकरियों में जो उनमें भी जो नर है, ठीक है, जो मेल है, उनमें वर्षण ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि एक जोड़ी होती हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। और ये हार्मोन क्या करता है, लैंगिक अंगों का विकास, ठीक है ना, और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को, शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है। दूसरा, ये जो हार्मोन है ये हमारे जो गौण द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, ये काम भी टेस्टोस्टेरोन ही करता है। और अंतिम जो ग्रंथि है वो है अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्रंथि, जो कि महिलाओं में पाई जाती है, मादाओं में पाई जाती है। तो मादा में पाई जाने वाली ग्रंथि दो हार्मोन निस्रावित करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है। ये हार्मोन मादा के लैंगिक अंग का विकास, ठीक है ना, और मादा के जो लैंगिक लक्षण है कौन कौन से, जैसे स्तनों का विकास होना, मासिक चक्र का जो पीरियड्स है उनका स्त्राव टाइम जो कि 28 दिन का होता है, ठीक है, उसका नियंत्रण भी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अंतिम जो इस पाठ का टॉपिक था मानव के अंतःस्रावी तंत्र के बारे में समझा, जिसमें ग्रंथियों का क्वेश्चन बनता है, और कौन सी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, और उनके क्या क्या कार्य हैं, अधिकता से क्या होता है, कमी से क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 1 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन है वो आने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। धन्यवाद।